नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। रामपुर गांव में रघु अपने बूढ़े पिता हेमराम और अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। रघु के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। और रघु की पत्नी कुंती बहुत ही खड़ूस औरत थी, जो हेमराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय हेमराम पर चिल्लाती ही रहती थी। रघु भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन हेमराम बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। एक दिन की बात है, रघु खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर हेमराम बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वो टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त रामलाल मिल जाता है। उसको देखकर हेमराम बहुत खुश होता है और रामलाल उससे कहता है, क्या हाल है भाई? हेमराम भाई, तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे। और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ रामलाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ रामलाल भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे हेमराम भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? रामलाल की बात सुनकर हेमराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई रामलाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तब तक वह खाना को हाथ तक नहीं लगती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई, तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ हेमराम भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर हेमराम की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। हेमराम जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वो गुस्से में आकर हेमराम से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त रामलाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था, तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाई में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। कुंती के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो हेमराम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि कुंती उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन हेमराम को बहुत भूख लगी थी, तो वो कुंती से प्यार भरी बातों में कहता है, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं रह गया है तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो आप खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर हेमराम को बहुत बुरा लगता है
लेकिन बेचारा चुप ही रहता है। शाम को रघु जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मन पसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वो अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वो कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है, तो शायद कुंती और रघु की लड़ाई हो जाती। इसी वजह से वो कह देता है कि उसके मन पसंद का खाना बना था। अरे हाँ पिताजी, कुंती तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है, उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप कुंती जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे कुंती बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुंती मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकालकर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और अब घर पहुंचा हूं तो बैठ तक नहीं पाया हूं, और आप काम बताने लगे? अरे कम से कम इतना तो कर लो, कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो, और मुझे माफ कर देना। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। रघु गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर कुंती से कहता है, अरे कुंती, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप तुम्हारा इंतजार में बैठी थी। लेकिन तुम्हारे पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं, और आज तो न जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लें। अरे कुंती, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो सभी बातों को, आपको भूख लगी होगी ना? चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी से खा लो, ठीक है? अरे कुंती, मैं खाना तो खा लूंगा, और मैं इतना थक भी नहीं गया हूं जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो, और तुम बहुत थक गई हो तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूं और तुम्हारा सर दबा देता हूं, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें हेमराम अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वो खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा लें। अब मुझे नहीं जीना। इस दुनिया में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। हेमराम को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। अब कुंती को बहुत गुस्सा आता था जब वो हेमराम को देख लेती थी।
अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि हेमराम इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही ना आए। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसका मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर रघु खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी वहां आता है और वो रघु से कहता है, अरे रघु भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई क्या करूं, सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूं ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी की बात आई तो तुम्हारी पत्नी किस तरह की है? क्या वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल भी ठीक से रख रही है? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। मेरी पत्नी तो इतना काम करती है जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं कि उन्हें कुंती जैसी बहू मिली है। कुंती मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है, समय पर खाना, पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द हो जाता है तो उनका सर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मुझे भी अपने खेतों में काम करना है। शाम को रघु जब घर आता है तो कुंती रघु से कहती है, अरे जी, देखो अब मुझे पायल खरीद दो। मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल तो जरूर खरीद दो। और मैं भी तुमसे ज्यादा खर्चा नहीं कराती, बस ये तो कर दो मेरे लिए। अरे कुंती, मैं आज ही पायल खरीद दूंगा, लेकिन मजबूरी ये है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। फसल तैयार हो जाएगी तो उसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद लूंगा। आप पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो? शायद आपको मालूम नहीं कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वे उन पैसों को किसी को नहीं देते, छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने आज तक उनसे एक भी पैसा नहीं देखा। मैं उनसे क्या कहूंगा कि पिताजी पैसे दे दो? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उनके पास पैसे होंगे। यकीन करो या न करो, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे पैसे गिनते थे। और पैसे मांगने की बात हो तो तुम कह देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है। डॉक्टर ने कहा कि पहले पैसे जमा करवा दो तो मैं इलाज कर दूंगा। तुम पिताजी से कहो, वे तुम्हें पैसे दे देंगे। एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है कुंती, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके उनसे पूछ कर देखता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दिए तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीद लूंगा। रघु अपनी पत्नी पर भरोसा करके अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूँ। बात यह है कि आपकी बहू कुंती की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पहले पैसे जमा करवा दो तभी इलाज होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कुंती का इलाज करवा नहीं पा रहा। अरे बेटा, तुम ज्यादा उदास मत हो। मेरे पास कुछ पुराने जुड़े पैसे रखे हैं, तुम उनसे कुंती का इलाज करवा लो और जल्दी ठीक करवा दो। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी पैसे दे दो, मैं अस्पताल में जमा करवा देता हूँ। आज ही कुंती का इलाज हो जाएगा। हेमराम ने अपने बेटे रघु पर विश्वास करके उसे पैसे दे दिए। अपने पति के पास पैसे देखकर कुंती बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है। कब ये हमें छोड़कर चले जाएंगे पता नहीं। दवाइयों का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। हमारे पैसे बेकार में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो कि हमारे पैसे बेकार हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को घर से भगा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? गांव वाले चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने ही पिताजी को घर से भगा दिया। मैं बेटा होने नाते ऐसा नहीं कर सकता, और अगर दवाइयां आती रहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ, पर मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी घर से चले जाएंगे।
तरीका इतना महंगा भी नहीं होगा। निन या 20 रुपया खर्च होंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम पैसों में पिताजी यहाँ से चले जाएं? जल्दी बताओ, शायद हमारे लिए वही अच्छा होगा। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहां से कुछ सस्ती दवा ले आओ जो आदमी को बेहोश कर दे, ना कि मार दे। मैं उसे खाने में मिला दूंगी। जब पिताजी वो खाना खा लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे और तुम रात में उन्हें कहीं फेंक देना, जैसे जंगल में। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ कुंती, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। शाम को कुंती खाने में दवा मिलाकर बनाती है और खाना हेमराम के मनपसंद का बनाती है। हेमराम की चारपाई पर खाना रखकर कुंती कहती है, बाबूजी, आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से ये खाना खा लो ताकि ये ठंडा ना हो जाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर हेमराम को शक होता है कि आखिर उसका मनपसंद का खाना कैसे बना दिया गया है। और फिर हेमराम अपने आप से कहता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है आज। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। मेरे मनपसंद खाने को तो इसने आज तक कभी नहीं बनाया, फिर आज कैसे बना दिया? अरे छोड़ो इन सब बातों को, अब तो बस चुपचाप ये खाना खा लो, चाहे इसमें जहर ही क्यों ना हो। वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा अब मुझसे तंग आ चुके हैं। अगर वो मुझे मारना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से ये खाना खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में हेमराम बेहोश हो जाता है। तब कुंती रघु से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गए हैं। अब तुम इन्हें कहीं जंगल में फेंक देना, ताकि या तो ये हमारा रास्ता भूल जाए या फिर इन्हें कोई जानवर खा जाए। उसके बाद हम दोनों खुशी से रहेंगे। ठीक है कुंती, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें मैं गांव के दूर वाले जंगल में फेंक दूंगा। फिर रघु अपने पिताजी को एक जंगल में फेंक देता है और अपने घर लौट आता है। कुछ देर बाद हेमराम को होश आता है और वह खुद से कहता है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि कभी भी मेरा मनपसंद खाना नहीं बनाया गया था। आज बनाया गया और उसमें बेहोश कर देने वाली दवाई मिली, जिसे खाने से मैं बेहोश हो गया। अच्छा भी है, जब अपनी औलाद अपने ही को नहीं चाहती तो बहू तो पराई आई थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद रह लेता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इस जन्म में मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है। हेमराम खुद से बातें कर रहा होता है, तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि दो चोर एक एक सोने से भरे बक्सों के सामने खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। उनके पास 2 बक्से देखकर हेमराम कहता है, हे भगवान, मेरे बेटे और बहू ने मुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं ना उनका कोई काम नहीं कर पाता हूँ और ना उन्हें पैसे दे पाता हूँ। हे प्रभु, कृपया ऐसा कर दीजिए कि वे लोग यहाँ से चले जाएं और वे बक्से मुझे मिल जाएं, ताकि मेरे पास इतना सोना हो कि वे मुझे घर से ना निकाल सकें। अरे भाई, हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हैं। चलो एक बॉक्स वहीं छोड़ देते हैं और दूसरे को घर ले चलते हैं। फिर हम इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और ये बॉक्स वहीं छिपा देंगे। यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आता, तो हम सुबह जल्दी आएंगे और ये बॉक्स भी ले चलेंगे। ठीक है भाई, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 बक्से एक साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। एक बक्सा पीछे पीछे रख देंगे और मैं आगे आगे देखता रहूंगा कि कोई तो नहीं आ रहा।
ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वे दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। हेमराम अपने सामने बॉक्स देखकर बहुत खुश होता है और भगवान का धन्यवाद करता है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी बात सुन ली। तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने एक बॉक्स यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस बॉक्स को घर ले जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटा बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे। रघु और कुंती सोने से भरा हुआ बक्सा देखकर चौंक गए और दोनों ने हेमराम से माफी मांगी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। इसके बाद सब लोग हंसी